मैं राजकिशोर प्रसाद सिन्हा जेएमएस कॉलेज मुंगेर का प्रभारी प्राचार्य हूँ और कॉमर्स डिपार्टमेंट का एक शिक्षक हूँ। आज बीकॉम पार्ट 1 ऑनर्स के छात्रों के लिए अकाउंट्स पेपर से संबंधित कुछ जानकारियाँ आपको दे रहा हूँ। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन, साझेदारी का विघटन। आप अगर 12 क्लास कॉमर्स से उत्तीर्ण हुए हैं तो पार्टनरशिप को अवश्य जानते होंगे, किंतु अधिकांश विद्यार्थी आज साइंस से उत्तीर्ण होकर भी कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके लिए पार्टनरशिप को समझाना ज़रूरी बनता है। मैं इस तरह से आपका उल्लेख करता हूँ कि आप सब्सिडरी बीओ में भी इस व्याख्यान का उल्लेख का प्रस्तुति कर सकेंगे। पार्टनरशिप कहते हैं जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपसी सहमति के द्वारा व्यवसाय चलाने के लिए सहमत होते हैं और व्यवसाय का उद्देश्य लाभ उपार्जित कर आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। ये व्यवसाय में ये व्यवसाय को सभी कोई मिलकर चला सकते हैं और इच्छा होने पर एक साझेदार भी उस व्यवसाय को चला सकते हैं। जब कोई एक साझेदार व्यवसाय को चलाएगा तो शेष के लिए उसे मान्य होगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है कि पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all। तात्पर्य, पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, यानी व्यक्तियों का एक संबंध है जो किसी व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए सहमत होते हैं। सहमत अर्थात किसी बिंदु पर या यूं कहें विभिन्न बिंदुओं पर अपनी सहमति प्रदान करते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि उनके बीच सहमति होनी चाहिए। सहमति अर्थात एक समझौता, एक एग्रीमेंट उनके बीच होता है।
इस एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। साझेदारी संलेख। साझेदारी व्यवसाय के जितने भी मेंबर होते हैं वह इकाई के रूप में साझेदार कहलाते हैं, पार्टनर कहलाते हैं। इंडिविजुअली वे पार्टनर कहलाते हैं। यहाँ पर इस बात का उल्लेख कर दें कि साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या 20 तक हो सकती है सामान्य व्यवसाय की दशा में, किंतु यदि वे बैंकिंग व्यवसाय करना चाहते हैं तो वैसी स्थिति में संख्या उनकी अधिकतम 10 ही हो सकता है। लेकिन अकेला व्यक्ति साझेदारी की स्थापना नहीं कर सकता है। साझेदारी की स्थापना के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। साथ ही साथ जब बात समझौता को उत्पन्न होती है तो इस बात का उल्लेख कर दें कि समझौता के लिए बालिग होना आवश्यक है। जो 18 वर्ष की आयु को पूरा कर चुके होते हैं। इसे आगे फिर समझाया जाएगा। व्यवसाय अर्थात जो लाभ अर्जन के लिए विधि सम्मत लॉफुल बिजनेस करने के लिए वे सहमत होते हैं। वैसा व्यवसाय जिसको कि कानून मान्यता नहीं देता, विधान मान्यता नहीं देता, उसे नहीं करना है। व्यवसाय का उद्देश्य पहले बता चुके हैं कि लाभ कमाना होता है। लाभ कमाकर जितने भी सदस्य हैं वे आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। विभाजन किस प्रकार होगा, ये अपने एग्रीमेंट के आधार पर तय करते हैं कि किस तरह से कितना लाभ हानि, कौन साझेदार कितना लेगा। व्यवसाय को चलाने के लिए, संचालन के लिए का कार्य कोई एक साझेदार भी कर सकता है या सभी मिलकर भी कर सकते हैं। जब कोई एक साझेदार व्यवसाय को चलाता है, संचालित करता है, तो इसका तात्पर्य होता है कि शेष साझेदारों को उसके द्वारा लिए गए निर्णय को मान्य होगा। इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं इसकी विशेषता के रूप में कि साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्ति का होना आवश्यक है। अधिक से अधिक सामान्य व्यवसाय में 20 होते हैं, बैंकिंग व्यवसाय में 10 सदस्य हो सकते हैं। साझेदारी की स्थापना समझौता के आधार पर होता है। यह समझौता लिखित अथवा मौखिक हो सकता है, किंतु मौखिक समझौते का कोई आधार नहीं होता। इसलिए
समझौता को लिखित होना चाहिए। इतना ही नहीं, इस लिखित समझौता को रजिस्टर्ड पंजीकृत भी करवा देना चाहिए। साझेदारी के लिए व्यवसाय होना आवश्यक है। व्यवसाय एक विस्तृत शब्द है, केवल अब यहाँ कह सकते हैं कि जो विधान द्वारा स्वीकृत है वैसे व्यवसाय को करना चाहिए। और अगला कि इस व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना, लाभ कमाकर जितने भी साझेदार हैं उसे आपस में बांटना होता है। व्यवसाय को संचालित करने का काम, व्यवसाय चलाने का काम सभी साझेदार मिलजुल कर सकते हैं, या उनमें से कोई एक साझेदार सभी की सहमति से भी चला सकते हैं। जब कोई एक साझेदार व्यवसाय को चलाता है, देखरेख करता है, तो वैसी स्थिति में वो सारे अन्य सभी साझेदारों का प्रतिनिधित्व का कार्य करता है। अब हमें आगे बढ़ना है अकाउंट से रिलेटेड कि पार्टनरशिप ऐच्छिक होता है, एट विल, पार्टनरशिप एट विल होता है, और एट विल पार्टनरशिप की दशा में इसका अंत, समाप्ति जब होता है तो वैसी स्थिति में अब इसकी समाप्ति के कारण कोई भी हो सकते हैं, इसके अंत के कारण कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि अभी अब अकाउंट्स के संबंध में बताना है कि पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन, समाप्ति और उससे संबंधित लेखा, तो ये बतला दें कि जब सभी साझेदार सहमत होते हैं कि हमें साझेदारी की समाप्ति कर देना है, उन कारणों का उल्लेख मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, आगे के व्याख्यान में करूँगा। जब साझेदारी का विघटन हो जाता है तो उसके संपत्तियों, उनका संपत्तियों का निष्पादन, अर्थात उन्हें डिस्पोजल कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है, या फिर कोई साझेदार उसे ले भी सकते हैं। और प्राप्त राशि से व्यवसाय के जो देनदारियां हैं, आउटसाइड लायबिलिटीज, उनका भुगतान किया जाता है। अर्थात जितने भी चल अचल संपत्तियां हैं उनको बेचकर राशि की प्राप्ति की जाती है, और सभी प्राप्त राशियों से दायित्वों का भुगतान किया जाता है। दायित्व का तात्पर्य भुगतान करने का यहाँ पर है जो बाह्य दायित्व हैं। साझेदार के दायित्व का भुगतान बाद में होता है। जैसे बाह्य दायित्व में लेनदार होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं,
या किसी अन्य से लोन लिया गया उनका होता है। तो इन सबों के लिए सर्वप्रथम एक रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता बनाया जाता है। सभी संपत्तियों को सबसे पहले सभी संपत्तियों को उनके फेस वैल्यू पर, फेस वैल्यू का मतलब जो उनके बैलेंस शीट में संपत्तियों का मूल्य दिखाया गया है, उस मूल्य पर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। कैश को छोड़कर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। उसी तरह से बाह्य दायित्व को ट्रांसफ़र किया जाता है। क्रेडिटर्स, बैंक लोन, पार्टनर्स लोन को नहीं। फिर संपत्तियों का बेचा जाता है। संपत्ति उसके फेस वैल्यू यानी बुक वैल्यू पर बिक सकता है, उससे ज़्यादा दाम पर बिक सकता है, मूल्य पर, उससे कम मूल्य पर बिक सकता है। जिस मूल्य पर भी बिक रहा हो वो बेचने का काम करते हैं। कभी कभी संपत्तियों को कोई साझेदार स्वयं ले लेते हैं और उस के बाद दायित्वों का भुगतान किया जाता है। एंट्री लेखा कैसे होगा, इसको मैं अगले व्याख्यान में बताऊंगा। तब तक आप इसको देखें, समझें। किसी प्रकार का जिज्ञासा और हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 9431418542। आप पूछ सकते हैं।